सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और इस पॉडकास्ट में इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप हिमांशी सिंह हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सच की आवाज सबीना के साथ में अपना वक्त देने के लिए हिमांशी जी। थैंक यू सबीना फॉर इनवाइटिंग मी। हिमांशी जी, इस वक्त जो स्थिति महायुद्ध को लेकर हमारे सामने है, जो एक महीने से भी ज्यादा का वक्त हमने अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का देखा, जो 14 दिन का सीज फायर तो नजर आया लेकिन कहीं से भी सीज फायर दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति खतरनाक या बहुत खतरनाक? स्थिति खतरनाक से भी ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत खतरनाक है, क्योंकि भरोसा नहीं है। अगर जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ कोई सीज फायर हो नहीं सकता है। ये अमेरिका एक टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, और जैसा कि दोनों पक्ष बार बार कह रहे हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं। तीसरी तरफ से जिस तरह से मिसाइल लगातार लेबनान पे दागी जा रही हैं इजराइल की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ शायद टाइम बाय करने की कोशिश थी। हमें पहले से अंदाज़ा था कि ये सीज फायर किसी भी तरीके से कहीं शांति की तरफ नहीं पहुंचेगी, और वही देखने को मिला है। अब देखना यह है कि विश्व पर इसका कितना ज़्यादा घातक परिणाम होता है, क्योंकि विश्व ऑलरेडी मंदी की तरफ जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव मुझे लगता है अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। इस सवाल के जवाब में भी जरूर आएंगे हिमांशी जी, क्योंकि ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बखूबी और गहराई से हमें बता पाएंगी। बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं। बतौर रक्षा विशेषज्ञ आप क्या सोचती हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो युद्ध शुरू किया बेवकूफ़ी भरा कदम रहा, एक ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम रहा जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, या फिर एक सोची समझी चाल रही जहां पर ईरान को तो उसे नुकसान पहुंचाना था? सच्चाई किस में है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत क्लियर है, लेकिन हाँ, उनसे मिस कैलकुलेशन हुई है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी चारों तरफ से ईरान पे दबाव बनाने की। वेनेजुएला भी इसी में एक कदम था। हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने जैसे हमास को ख़त्म किया, तो कोशिश कर रहे थे कि ईरान को पहले काट दिया जाए और उसके बाद उस पर हमला हो। लेकिन वो ये भूल गए कि ईरान ने उनकी प्लेबुक को पिछले बहुत समय से स्टडी किया था। पिछले 40-45 साल से ईरान उनकी प्लेबुक को स्टडी कर रहा था, इसीलिए ईरान के पास उनकी हर शह के लिए एक मात है। अच्छा। और इसीलिए ईरान अभी तक इस युद्ध में लड़ाई में रुका हुआ है। हाँ। और जब ये सीज फायर के टेबल पे भी आए हैं, तो ईरान देखिए अपने खामेनेई साहब की फोटो नहीं लेके आया था, वो बच्चों की फोटो लेके आया था। हाँ, यानी कि वो सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीत रहा है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी, और जिसको मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर कहते हैं, उसमें भी इनसे बहुत आगे है। तो मुझे लगता है ईरान की तैयारी बहुत पुख्ता है। बिल्कुल, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है हिमांशी जी। ईरान अगर इस युद्ध में टिक पा रहा है, या फिर ये कह पा रहा है कि कम से कम वो 10 साल तक ये युद्ध लड़ सकता है, उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतनी कुवत है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्यों ईरान टिका हुआ है? क्या अपने उन ड्रोन और मिसाइलों की वजह से, अपने रॉकेट्स की वजह से, या फिर कुछ तो है जो ईरान को बहुत मजबूत करता है? सबीना जी, सबसे पहली चीज़ होती है एक बंदे के ट्रेड्स, एक कंट्री के ट्रेड्स। ईरान इतनी पुरानी सभ्यता है जो अरबों के शासन के बावजूद अगर अपने पर्शियन कल्चर को बचा पाया, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को जीवित रखना आता है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि वो एक प्ले बुक को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा इराक में क्या हुआ, इराक में कैसे ये टैंक लेके घुस गए। उन्होंने वेनेजुएला में देखा कैसे मादुरो को उठा लिया। तो वो ईरान खुद 8 साल तक वॉर में रहा है इराक के साथ में। ईरान हैज स्टडीड अमेरिका प्रॉपरली। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसी उनकी जोग्राफिकल कंडीशन है, तो उस जोग्राफिकल कंडीशन को अगर आप देखें, तो वो एक तरीके से फोर्ट्रेस है। और बाहर तो उन्होंने जो नेवल एरिया है उसमें माइंस लगाए हुए हैं, और उन्होंने अपनी फास्ट अटैक बोट्स बहुत कुछ किया हुआ है। उसके अलावा इतने 12,700 सैंक्शंस के बाद में भी अगर वो अपनी इकोनॉमी को पुख्ता रख पाए हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि अमेरिका के थ्रू हम तेल ना बेच पाएं, लेकिन जो वेस्टर्न हेजिमनी है, डॉलर हेजिमनी है, उसको हम खत्म कर देंगे युआन के थ्रू। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत आगे तक स्टडी किया। आज वो कह रहे हैं हमें क्रिप्टो में पैसा दीजिए आप। सो दे हैव एन आंसर टू एवरी मिसाइल, टू एवरी इकोनॉमिक ब्लॉकेड, टू एवरी मेंटल ब्लॉक जी। तो और इससे भी मज़ेदार मैं आपको बात बताती हूँ, छोटी सी है। अमेरिका भले ही साइंस का दावा बहुत लंबा चौड़ा करता हो, लेकिन जो विश्व को सबसे पहले अंडर ग्राउंड वाटर टनल्स दी थी, वो ईरान ने दी है। और आज अगर आप उसके वाटर सिस्टम पे हमला करते तो भी उसके पास उसको काउंटर करने के लिए है। पूरे विश्व में अगर कहीं से भी एसी सिस्टम बिना एसी के अगर हो सकता है, वो ईरान में है। सो ईरान इज नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री माइट। उसकी अगर आप देखें तो मजलिस जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट,
उसमें 90% लोग तो ठीक। पीएचडी हैं जिन्होंने स्टडी की हुई है। पर हिमांशु जी, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जिनसे हमने बातचीत की है, रक्षा विशेषज्ञ जिनसे बातचीत के दौरान वो ये कहते हैं कि अमेरिका के लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है कि वो ईरान का खात्मा कर दे। अगर हम उन्हें सही माने तो फिर 1 महीने से ज्यादा का युद्ध हुआ क्यों? मतलब सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका के पास मौजूद है, इतना टाइम फिर क्यों लग रहा है? मतलब क्या वो डिफेंस एक्सपर्ट्स पूरी तरह से सही है जिनका मानना यह है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान का खात्मा कर सकता है? देखिए, वो अपनी जगह सही है, वो उनका कैलकुलेशन है। अमेरिका नो डाउट इज द बिगेस्ट मिलिट्री पावर, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका अब एक्सपोज किया गया है, तो मुझे लगता है कि बिगेस्ट मिलिट्री पावर के साथ साथ आपके पास जज्बा होना जरूरी है। ईरान लड़ रहा है अस्तित्व के लिए, और ईरान के पास बहुत क्लियर है कि अगर ये सब चीजें हम छोड़ भी दें जो आपने अभी तक डिस्कस की होंगी, अगर मान लीजिए वो खार्क द्वीप पे आ गए, मान लीजिए, तो ईरान क्या करेगा? वो स्कॉच द अर्थ करेगा। यानी कि जो अमेरिका ने जब अपना नतांज के पास में एक रेस्क्यू मिशन जो उन्होंने कहा था किया है, और जब वो सफल नहीं हुए, ईरान ने उन पे कुछ छोटी छोटी गन्स के साथ ही हमला किया जिसमें उनके हेलीकॉप्टर खत्म हुए, तो अमेरिका को अपने जहाज जला के लौटना पड़ा। तो ईरान जानता है कि अगर वो उतना ज़्यादा नष्ट ना भी कर पाए, अगर खार्क द्वीप में मान लीजिए ये घुसते हैं, तो वो पूरी रिफाइनरीज को आग लगा देगा। यानी कि जिस तेल के लिए अमेरिका लड़ रहा है वो छूटेगा ही नहीं। अच्छा, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट्स आप क्या मानती हैं? आप एक खुद रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने बहुत करीब से इन युद्ध की स्थिति को यहाँ पर देखा है। कौन आपको भारी नज़र आता है, अमेरिका या फिर ईरान? अभी इजराइल को हम थोड़ा साइड में रखें तो अमेरिका और ईरान के बीच में आपको किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आया इन 1 महीने से ज़्यादा के युद्ध में और मौजूदा वक्त में जो चल रहा है? देखिए, अमेरिका नो डाउट बहुत बड़ा मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ बहुत सारा जखीरा होना काफ़ी नहीं होता। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास वो विल होना चाहिए जिससे आप लड़ना चाहते हैं। दूसरा, आप टेक्निकली कितने साउंड हैं। आपके पास जहाज तो है, लेकिन क्या आप उतने बॉडी बैग्स देखना चाहते हैं अपने कंट्री में वापस? ईरान तैयार है, ईरान कहता है हम लास्ट बंदे की शहादत तक लड़ेंगे। ये बहुत अहम बात आप कर रही हैं। जमकरान मस्जिद पे जब उन्होंने लाल झंडा खामेनेई की हाँ जी। शहादत के बाद लगाया, जी, तो वो बहुत जी, क्लियर जी। थे कि हम लड़ेंगे। उनका बच्चा बच्चा सड़क पे, उनकी औरतें सड़क पे हैं। जो अलग थलग पड़ गए थे लोग, जो इनको लगा था इंटरनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा, वो भी आज साथ में खड़े हैं। ईरान की डिप्लोमेसी देखिए, चाइना उसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान में वो अंदर आ गए अपना डिप्लोमेटिक टूल लेके, रशिया उसके साथ है, नॉर्थ कोरिया उसके साथ है, साउथ कोरिया ने उसके लिए बयान दिया है। नाउ एवरीबडी इज समवेयर गोइंग टुवर्ड्स ईरान। जी। जबकि अमेरिका क्या हो रहा है, उसके स्पेन ने मना कर दिया, नाटो कंट्रीज मजाक बना रही हैं। बिल्कुल, जिस नाटो उसके का आप जिक्र देश- कर रही हैं। उसके अपने देश में पहले रिपब्लिकन साथ में नहीं थे, सिर्फ डेमोक्रेट्स थे जो कह रहे थे ये गलत है, हमारा युद्ध नहीं है। लेकिन इस समय रिपब्लिकन पार्टी के लोग कह रहे हैं, और स्पेशली जिनका जो स्टेटमेंट था कि हम सभ्यता को खत्म कर देंगे, उसको एक ऐसा स्टेटमेंट मूर्खतापूर्ण माना जा रहा है जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका इस समय बिल्कुल, क्योंकि आपने हिमांशु जी नेटो का जिक्र किया है, तो आपको लगता है हिमांशु जी कि नेटो को लेकर अब भविष्य क्या नजर आता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा नजर आया, बौखलाहट नजर आई, वो चिड़चिड़ापन भी धमकी के तौर पर नजर आया कि मुझे नेटो की ज़रूरत नहीं है, हमें जब वक्त था तब नेटो ने साथ नहीं दिया। अमेरिका ने खरबों डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है, जो मदद है, वो नेटो देशों को की, लेकिन जब अमेरिका को ज़रूरत थी या फिर अमेरिका चाहता था कि नेटो देश साथ दे, तो एक एक करके सब दूर हो गए, मुझे जरूरत नहीं है। क्या मगर आपको वाकई नजर आता है कि अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं है? सबीना जी, अगर आप इतने पावरफुल थे तो आपको नेटो चाहिए क्यों था? आपने उनसे कहा था ना कि यू आर अ फ्री लोडर, आप अपने यहाँ से पैसा दीजिए। आपको जरूरत क्यों थी? जरूरत इनको इसलिए थी कि अमेरिका के पास में माइन स्वीपर्स नहीं है। अमेरिका कैन नॉट रिमूव द माइंस जो ईरान ने लगाई हुई हैं, और इसके लिए इनको नेटो की जरूरत है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सिर्फ कहने वाली बात है, सिर्फ कहने वाली बातें हैं, क्योंकि इनके पास में जो भी इनके माइन स्वीपर्स थे ये खत्म कर चुके हैं। इनको लगा था शायद ऐसा भीषण युद्ध होगा ही नहीं, लेकिन बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं उनके पास माइन स्वीपर्स हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके से मिलिट्रली अगर वहां से ईरान की मदद के बिना अगर वहां से माइंस हटानी है, तो हॉर्मुज में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। और इन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी तरह के, पहले आप एयर बेसिस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जगह से उड़ने नहीं दे रहे हैं, आप अपने यहाँ से उनको वेपन्स नहीं दे रहे हैं। छोटी छोटी कंट्रीज ने इनको बैटरीज तक देने से मना कर दिया है। तो जब आप उनका मजाक बनाएंगे, जब आप उनसे कहेंगे यू आर अ फ्री लोडर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, एक सिंपल सी बात होती है, आप इज्जत दीजिए, आप इज्जत लीजिए। और डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज होती है कि दुनिया को दिखाने के लिए आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, लेकिन अब जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की सरेआम हो रही है, मेलोनी कह रही है आपकी मैकडोनल्ड्स तक हम बंद करा सकते हैं। सो इट इज अ शेमफुल थिंग। आपने
फ्रांस के प्रेसिडेंट का मजाक बनाया था कि आपकी वाइफ आपको थप्पड़ मारती है, आज उन्होंने आपके लिए कुछ और कह दिया। जी। सो अल्टीमेटली नाटो इज नॉट नाउ लुकिंग फॉर एन अलायंस। इनकी तरफ से बयान आ रहे हैं नाटो की तरफ से, नाउ वी हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। सो कहीं ना कहीं नाटो जो है अब सिर्फ पेपर पे जिंदा है, लेकिन नाटो अमेरिका के अलावा फिर भी जीवित है, लेकिन नाटो अब अमेरिका के साथ नहीं है, ये बहुत क्लियर चीज है। हिमांशु जी, आपको लगता है कि जिस अमेरिका को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता पर काबिज होने के बाद सोचा जा रहा था, टैरिफ का टेरर भी यहाँ पर सामने आया था, अभी तो ट्रंप उससे उभरे हुए भी नहीं थे, उसे लेकर खुद उनके ज़मीन पर उनका प्रदर्शन भी सामने हो रहा था, कुछ कानूनी प्रक्रिया का भी सामना वो कर रहे थे। आपको लगता है कि ये कदम जो उठाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमें ईरान पर अटैक करना है, मतलब इसराइल के साथ मिलकर ये ज्वाइंट अटैक करना है, ये आपकी नज़र में सही फैसला रहा या सरासर गलत फैसला रहा? ये इस सदी का जिसको कहते हैं ब्लंडर है कि आपने जस्ट बिकॉज कि देयर आर पीपल इन अमेरिकन लॉबी हु आर जूइश, जो जूइश लॉबी वहाँ पे काम करती है और जो बहुत ज़्यादा इजरायली समर्थक हैं, उनके बहकावे में आके आपने मिसकैलकुलेट किया, क्योंकि आपके खुद के मिलिट्री जनरल्स इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे। तो जब आप मिलिट्री ऑपरेशन में जाते हैं तो आपको अपनी सेना, आपके सेना नायक पे भरोसा होना चाहिए। जब भारत ने भी सन 71 की लड़ाई लड़ी थी, तो जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था इंदिरा गांधी जी को कि अभी ये समय सही नहीं है, हम दिसंबर में अगर युद्ध करते हैं तो हम जीत पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति थी, जब मतलब बहुत गलत फैसला आप मान रही हैं। ये जो आप दबाव में आके फैसले लेते हैं या भावनाओं में आके फैसले लेते हैं, तो ये दबाव और ये भावना, मतलब आपको लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर था जिसके चलते ईरान पर ये अटैक हुआ, या फिर इजराइल का ये पूरा साथ जो है वो वहां पर अमेरिका ने दिया? आपको लगता है कि इसका खामियाजा सिर्फ यहाँ पर अमेरिका भुगतेगा या फिर पूरी दुनिया को यहाँ पर भुगतना पड़ेगा? देखिए, पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी वहाँ पर प्रति डॉलर जो है $2-3 का उछाल तेल में आ चुका है। लेकिन क्योंकि 20% ऑयल हॉर्मुज से आना बंद हो गया, अगर कल को बाब अल मंदेब वाला रास्ता वो भी बंद हो जाता है तो 32% ऑयल आपका बंद हो जाएगा। विश्व में कुछ भी चीज़ है वो तेल से चलती है, और तेल जो है हर इकोनॉमी को ड्राइव करता है। इससे पहले 3 बार विश्व ने इस तरह का संकट देखा है। जब पहली बार वहाँ पे सत्ता बदली गई थी ईरान में, तब 1979 में, और उसके बाद जब इराक युद्ध हुआ था उस समय, तो 3 बार विश्व में जब भी तेल का क्राइसिस आया है तब विश्व ने मंदी देखी है। और जब विश्व मंदी देखता है तो मुझे लगता है कि न सिर्फ नौकरियां जाती हैं, बल्कि जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस होता है उससे उभरने में विश्व को बहुत समय लगता है। तो ये उसी की तरफ मैं जाता हुआ विश्व को देख रही हूँ। ईरान आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है? ठीक है, ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नज़र आया, फिर भी IRGC पूरा जोर लगाकर यहाँ पर आगे बढ़ रही है। अगर परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका गया तो वाकई जिस तबाही का जिक्र यहाँ पर अमेरिका कर रहा है, ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर नजर आती है अगर वो परमाणु संपन्न देश बन जाता है तो। नहीं सबीना जी, मैं ऐसा नहीं, ईरान इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। देखिए, उससे पहले जब हम अगर थोड़ा पीछे जाएं तो ईरान और अमेरिका और इजराइल तीनों बहुत क्लोज थे। इजराइल ने पूरी विश्व को धोखा देते हुए उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिमोना में बनाया है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने NPT को साइन नहीं किया है। तो आप किस दम पर एथिक्स की बात कर रहे हैं? और अगर ईरान बना रहा है तो ईरान ने, जब इनका लास्ट टाइम टॉक चल रहा था, ईरान मान गया था कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिर्फ पीसफुल कॉजेज के लिए करेंगे। तो ईरान अब भी इस बात पे कायम है कि हम वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इस चीज़ पे रहेंगे, और वो IAEA को अपने यहाँ आने भी दे रहा था। आपने कभी IAEA को आने दिया है? इजराइल ने कभी आने दिया है? तो आप किस मुंह से ईरान से कह सकते हैं कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट मत करिए? और मुझे लगता है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता और उनके पास हथियार होते तो शायद वो इस स्थिति में नहीं होते। तो न्यूक्लियर हथियार बनाने में भी मुझे लगता है कि जब तक आप उसका प्रयोग बिना किसी उकसावे के कर रहे हो तभी गलत है। अदरवाइज अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे भारत के पास भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने वेस्टर्न मीडिया ने पोर्ट्रे किया हुआ है ईरान को एज इविल, तो सबको लगता है कि शायद इसका हथियार होना गलत होगा इस तरह के। अच्छा, ये पूरी जंग जो है, जिसे हमने युद्ध से महायुद्ध में तब्दील होते हुए पल भर में ही देख लिया, पहले दिन ही देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा यहाँ पर हो जाता है, पूरा जो टॉप लीडर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लड़ाई हमें अब होर्मुज़ की नज़र आ रही है, परमाणु कार्यक्रम को रोकने की नज़र आ रही है, या फिर कि मेरा वजूद अब सबसे ऊपर होना चाहिए, जो अमेरिका और ईरान की आंखों में साफ साफ नज़र आ रहा है? किसकी लड़ाई पर आकर ये महायुद्ध आकर टिक गया है? देखिए, इसमें 3 मेजर चीज़ें हैं जिस पर ये युद्ध इस समय टिका हुआ है। पहला है हॉर्मुज़।
पहले तो कहते थे ईरान के पास 3 एच हैं, हमास, हुती, हिजबुल्ला। अब चौथा आपने उनको दे दिया है, तो दे हैव हॉर्मुज। तो 4 अब उनके पास में हो गए हैं। अब बात है, देखिए, अगर मिसाइलों की वजह से ईरान जीवित है तो ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मना भी कर दिया है उसने किसी कीमत पर, किसी कीमत पर। नाउ ईरान नोज कि अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट उसने बंद कर दिया तो ये सेम बात जो अब चल रही है वही चलेगी। और उसके अलावा जहां तक हॉर्मुज की बात है, तो ये सरासर यूएन क्लॉज का उल्लंघन है जो ईरान कर रहा है। अच्छा। उसके बाद अब अमेरिका भी इस तरह की धमकियां दे रहा है कि वो भी अपना बेड़ा ले आएगा और हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा, और कोई भी देश वहां से जो ईरान से तेल लेके या ईरान से व्यापार करके निकलेगा उसको। तो क्या आप भी वही चीज नहीं कर रहे हो? सो इलीगैलिटी जी दोनों तरफ से है, दोनों ही कहीं पे भी रेड लाइंस को नहीं मान रहे। ईरान फिर भी काफी हद तक एथिकल वॉर कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से एथिकल वॉर डे 1 से नहीं हुआ था जब इन्होंने 168 बच्चियों को मीनाब में मारा जी। था। कुछ और सवाल बहुत जल्द उसके जवाब आपसे हिमांशी जी लेना चाहेंगे। आपके नज़रिए से ईरान का परमाणु संपन्न देश होना क्या दुनिया के लिए खतरनाक है? क्या कुछ खास देशों के लिए खतरनाक है? आप इसे खतरा मानती हैं? मैं इसको खतरा इसलिए नहीं मानती कि जब खमेनेई साहब जीवित थे तब उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि हम वेपन नहीं बनाएंगे क्योंकि इट इज़ अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और हमारी जो थियोलॉजी है वो इसकी परमिशन नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं आपने उकसाया है ईरान को एक परमाणु संपन्न देश बनने के लिए, क्योंकि उससे पहले तो जब तक आपके फेवर में बात थी तब तक आपको तकलीफ नहीं थी। जब आपने सारे बेसिस पूरे आसपास बना लिए हैं तब आपको तकलीफ नहीं थी। आपको कब तकलीफ है? जब ईरान अपने लिए खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है सेल्फ डिफेंस हर कंट्री का राइट है, और ईरान अब भी जो कर रहा है वो उसका राइट है। अगर इजराइल के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं और वो जिस तरह के फास्फोरस बम्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेबनान में तो भारी तबाही, मतलब आप उसको दूसरा गाजा बना के मानेंगे? आप 10 किलोमीटर अंदर तक चले गए हैं। पर वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करना या उसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। ये उनका मानना है क्योंकि उनकी लड़ाई इसके साथ में, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं देगा। हर साल $700 मिलियन ईरान खर्च करता है हिजबुल्लाह पे, जिसमें उनकी पे जाती हैं, उनके मेडिसिन होती हैं, इवन यहाँ तक कि हिजबुल्लाह जो है वहाँ की कैबिनेट में भी बैठा हुआ है। तो हिजबुल्लाह जो है सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं है, वो वहाँ पर पावर में भी है। तो हिजबुल्लाह का रोल बड़ा है। हाँ जी। हिमांशी जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या लगता है? युद्ध में घुस तो गए लेकिन युद्ध से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। धमकियां तो दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ये दबाव है या डर है या फिर अब की भाई ये आर पार की लड़ाई है? क्या वाकई ट्रंप आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एसेंशियली एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस नेगोशिएशंस कर सकते हैं, लेकिन युद्ध उनके बूते की बात नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि युद्ध के हिसाब से उनकी रणनीति या फेल मानते हैं? मतलब आप? बिल्कुल, मैं, क्योंकि आपके पास एग्जिट प्लान क्या है? आप बात के लिए भी आ रहे हैं लेकिन आप दूसरी तरफ से इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं। हाँ जी। तो आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है। आप दबाव से ईरान जैसे देश को नहीं झुका सकते हैं, क्योंकि ईरान दबाव में आने वाला नहीं है। आपको अपने शत्रु को जानना जरूरी होता है। इन आर्मी वी ऑलवेज स्टडी नो योर एनिमी। हम अपने आप से ज्यादा अपने शत्रु को जानते। तो क्या आप ईरान को नहीं जानते थे? अगर आप नहीं जानते तभी तो 40 दिन का युद्ध हुआ है, नहीं तो आप उनको 4 दिन में खत्म कर देते। ये युद्ध कोई जीत सकता है? मतलब सीधा सा सवाल ये है हिमांशी जी, क्या ये युद्ध जो महायुद्ध में तब्दील हुआ, इसे कोई जीत सकता है? अमेरिका, ईरान, इजराइल, मतलब कौन जीत रहा है? या फिर एक ऐसी स्थिति है जिसमें ना हार है ना जीत है, बस नुकसान ही नुकसान है? सबीना जी, इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसमें कोई नहीं जीत रहा है। देखिए, जिस तरीके से भीषण हमला ईरान पे हुआ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ, उसके लोग मर रहे हैं, और ऑयल बिजनेस पूरा बंद हो गया, वो सारा हो गया। इजराइल पे जिस तरीके से हमले हुए हैं, डिमोना तक ये लोग पहुंच गए हैं। ईरान ने जिस तरह से हमले किए, उनके पूरी लेयर्स को खत्म कर दिया। आपका गोल्डन आयरन डोम चला गया, आपका डेविड सिंह, आपके हॉस्पिटल्स, आपके IDF के सेंटर्स पे हमले हो रहे हैं। अमेरिका चाहे उतनी दूर धरती पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके सारे बेसिस खत्म हो गए जो मिडिल ईस्ट में थे। आपके जहाज जिस तरह से डैमेज हुए हैं, आपका थर्ड पेट्रियोट सिस्टम सब खत्म। आपकी इंटरनेशनल साख पे जो बट्टा लगा है, विल यू एवर गेन इट बैक? आपके नेटो से संबंध खराब हो गए। तो कहीं ना कहीं नुकसान में हर कोई है, लेकिन अहम पे बात अटकी हुई है। और ये युद्ध कोई नहीं जीत रहा? ये युद्ध कोई नहीं कोई नहीं जीत रहा। पलड़ा किसका भारी नजर आता है आपको? क्या लगता है कि इस पूरे युद्ध में जो पलड़ा है, ठीक है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, हो सकता है वो भविष्य में छिपा हो, लेकिन किसका पलड़ा आप सबसे ज्यादा भारी देखते हैं? अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान? इसमें ईरान का पलड़ा भारी है। देखिए, जैसा मैंने ईरान का, क्योंकि ईरान ने बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। विश्व के लोगों की मानसिकता जो इस समय है वो ईरान के लिए सहानुभूति में बदल गई। मतलब ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका पर, आपको ये लगता है? बिल्कुल।
देखिए चाइना ने 5 हाँ। जहाज परसों ही भेजे हैं जिसमें युद्ध का सामान है। हाँ जी। साउथ कोरिया जैसा देश ईरान के फेवर में खड़ा हो गया क्योंकि हाँ अमेरिका जी। ने वहां से अपने डिफेंस सिस्टम्स निकाल लिए। उसने कहा हाँ। हम नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अभी तक लड़ रहे थे, आप हमारे डिफेंस सिस्टम्स ले जा रहे हो। सो व्हाट इज दिस, मतलब आप हमें डिफेंड करने की बजाय यू आर एक्सपोजिंग अस। सो कहीं ना कहीं इस पूरे आप पूरे युद्ध में अगर आप देखें तो हर कोई ईरान को एटलीस्ट अच्छा। दिल से तो सहानुभूति दे रहा है, और जिस तरह के कोऑर्डिनेट्स रशिया उसको प्रोवाइड कर रहा है, पिन पॉइंट जो वो अटैक कर पा रहा है, उसके साथ दोस्त हैं। हाँ। अमेरिका के पास सिवाय इजराइल के और कौन सा दोस्त है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। जी। भारत जैसे देश हैं वो इस समय बड़ी रेशम की डोर पे चल रहे हैं। मतलब हम एक हमारे हाँ भारत का जिक्र करते हुए एक कूटनीतिक सफलता इस बार हमें और भी ज़्यादा देखने को, अमेरिका, इजराइल, ईरान, हमारे जहाज़ गए भी, हमारे जहाज़ बहुत अच्छे से वापस आ भी गए। हम थोड़ा आर्थिक मंदी पर भी जल्द बात कर लेते हैं क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। क्या वाकई दुनिया आर्थिक मंदी का सामना करने वाली है? क्या वो आर्थिक मंदी जो डराती है, घबराती है, वो आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस समय सबसे ज़्यादा जो खतरा होगा वो ये होगा कि अगर तेल नहीं है तो लोग कम्यूट नहीं कर पाएंगे, लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो डेफिनेटली देखिए जो हमने कोविड के टाइम पे देखा था, अर्थव्यवस्था जब चलनी बंद हो जाती है, तेल नहीं है, आपके पास उर्वरक नहीं है, आपको फर्टिलाइजर्स नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो कि एनर्जी बेस्ड हैं, जैसे कि आप टाइलिंग का बिजनेस ले लीजिए, सेरेमिक्स का बिजनेस ले लीजिए, वो बंद हो जाएंगे। और ये तो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। अगर आपके पास खाद्यान्न नहीं है, भारत जैसे देश में एफसीआई है, एफसीआई फिर भी आपको कुछ समय तक फूड संकट से बचा सकता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, और ये आज देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो हम देखेंगे ये मंदी हमें 6 से 8 महीने के बाद, क्योंकि फसलें एक एट अ टाइम नहीं होती हैं, वो कुछ समय के बाद होती हैं, तो ये होगा। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल ये है, ये युद्ध क्या रुकेगा हिमांशी जी? लोग कह रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये रूस यूक्रेन की तरह खिंचता चला जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रूस यूक्रेन और अमेरिका इजराइल ईरान के युद्ध को एक ही तराजू में आप मत तोलिए। क्या आपको लगता है रुकेगा ये युद्ध या नहीं रुकेगा, चलता रहेगा? नहीं, ये युद्ध रुकेगा, ये इतना लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया को ये बताना है कि वो जीत गए। उनका एक नैरेटिव है, वो अपने मन में हमेशा जीते हुए होते हैं, तो वो उनको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मिड टर्म इलेक्शन की बात आएगी, उससे पहले जिस तरह से टैरिफ की वजह से महंगाई बढ़ी, अब ऑयल की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो इस मंदी को और इस तरह के एक वॉर को झेल पाए। अच्छा, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब समझौता चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आर पार की लड़ाई चल रही है? क्योंकि आपने बहुत करीब से इन्हें देखा है, समझा है, ग्राउंड जीरो को आपने यहाँ पर अपनी आंखों से समझा है। क्या चल रहा है ट्रंप के दिमाग में? सबीना जी, इट इज डिफिकल्ट टू डिकोड डोनाल्ड ट्रम्प्स माइंड, बट अच्छा। उनके दिमाग में वो जीते हुए हैं। उनकी तरफ से ईरान बेवकूफ़ी कर रहा है। ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, ही क्या केयर्स पता वो अबाउट ये मनी। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा ना हो, हकीकत में वो जानते हो कि फंस गया मैं कहीं आकर। नहीं, देखिए जब कुशनर भी यहाँ पे बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे हुए थे, तो इस समय वो एक मैच देख रहे थे फाइटिंग का। हाँ। तो अपने दिमाग में उनको लगता है कि हम ऑलरेडी एक सुपर पावर है, हम जीत चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए उनको बहुत ट्रोल भी किया गया। लोग कहते हैं हमारे पास मीम तक नहीं है इनकी बेवकूफ़ियों के लिए। सो डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग बाय अ प्लेबुक विच इज अमेरिका फर्स्ट, और मागा जो लोग हैं उनको लेके, बट कहीं ना कहीं उनके पास युद्ध कैसे लड़े जाते हैं उसको समझने का ना तो कौशल है, ना बुद्धि है, ना स्किल है। तो मैं बहुत जल्द आपसे बस आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा पूरा 1 मिनट में। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपको क्या लगता है, समझदार है या फिर नादान है जो समझ नहीं पाए कि युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था? डोनाल्ड ट्रंप धूर्त हैं, वो ना समझदार है ना वो नादान है, वो अच्छा, धूर्त हैं। ठीक है। वो इससे भी पैसा बना रहे हैं ठीक जब है। युद्ध चल रहा है। उनकी फैमिली जिस तरीके से बिजनेस कर रही है, और उनको बहुत ज्यादा, देखिए उनको पता है इस ट्रंप के बाद तो मैंने आना भी नहीं है, मेरे 2 टेन्योर्स खत्म हो गए, इसके बाद मैंने बनना भी नहीं है। ठीक है, अब बेन्यामिन नेतन्याहू, क्या आपको लगता है वो समझदार हैं या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, अभी ये मौका है हिजबुल्लाह का खात्मा पूरी तरह से कर दिया जाए आईडीएफ के जरिए? नहीं, वो अपनी खाल बचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही युद्ध खत्म होगा उनको उनके देश में जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर वैसे भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। आईसीसी ने उनको ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया हुआ है, तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू सेव द स्किन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन कंट्री। मोसबक हमने उन्हें देखकर क्या लगता है, अभी कांटों भरे ताज में बैठे हुए हैं या फिर आपको लगता है कि बस अब यही वक्त है ईरान को
जो वजूद उसका खत्म हुआ है। नहीं, वो जिस समय चेयर पे आए हैं, विश्व में जिस तरह की अफरा तफरी है, देश में जिस तरह की अफरा तफरी है, जी। उस समय उन्होंने कमान को जो संभाला हुआ है, दिस इज कमेंडेबल एंड आई रियली अपलॉड कि वो बहुत ही मजबूती के साथ ईरान में डटे हुए हैं और अपने देश को आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशी जी। तो हिमांशी सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट, और आपने जो भी बताया इतनी गहराई से, इतनी तफसील से, वो यकीनन मुझे लगता है जो भी दर्शक इस वक्त सच की आवाज़ सबीना के साथ देख रहा होगा, हिमांशी सिंह जी के साथ, उसे ये बात बखूबी समझ आ गई होगी कि कहाँ कैसी स्ट्रैटेजी है और ये सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशी जी। थैंक यू सबीना।